शुरू होते ही वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए मेरे करीब आ गए। मुसलसल चलने की वजह से पलवशा की चाल में भी लंगड़ाहट कम हो गई थी। सरदार ने मेरे करीब आते ही पूछा, कमांडर नसरुल्ला खान खोजल खेल की बैठक में बैठ जाएं। मैंने कहा जी हाँ, और मोहतरमा को अब खुदा हाफिज कह दो। वो बोला, अगर मैं सिफारिश करूं कि सुबह तक ये हमारे साथ रहेगी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। सरदार ने दुख भरे लहजे में कहा, यार मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं मुंह बोली बहन को एक दो रातें अपने पास रख लूं। मुझे एहसास हुआ कि पलवशा के बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त रवैया रखा था, इतना कि उसकी दुश्मनी में सरदार की दोस्ती को भी पसे पुष्ट डाल रहा था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम मुसिर हो तो सुबह आखिरी हद है, उसके बाद अगर तुमने इसरार किया तो मैं खुद चला जाऊंगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ। पलवशा हमारी गुफ्तगू से अनजान बनी दाएं बाएं का जायजा ले रही थी। कमांडर नसरुल्ला खान की बैठक की तरफ जाते हुए उसने सरदार से चादर लेकर मफलर की तरह अपने चेहरे के गिर्द लपेट ली। मुझे लगा वो किसी से अपनी शक्ल छुपाना चाह रही है। उसका अंदाज मुझे काफी मशकूक लगा था, लेकिन मैंने कुछ कहने से गुरेज किया था। बैठक को ताला लगा था, जिसकी एक चाबी हमारे पास भी थी। ताला खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। दरवाजा कुंडी करते ही उसने चेहरे के गिर्द लपेटी चादर खोल ली। सरदार ने कहा, मेरा ख्याल है कमांडर नसरुल्ला को तकलीफ देने की बजाय बाजार से खाना मंगवा लेते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, अगर उसे मालूम हो गया तो वो बहुत बुरा मनाएगा। उसने सवालिया अंदाज में कहा, तो मैंने कहा तो ये कि उसे बुला लेते हैं। ये कहकर मैंने बैठक से बाहर निकलकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला वो खुद था। पुरतपाक मुआनके के बाद उसने मेरी खैर खैरियत पूछी। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा, मेरा ख्याल है खाना ले आऊं। मैंने कहा, जी हाँ, अगर तैयार है तो। उसने कता कलामी करते हुए कहा, बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा, अच्छा, हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। उसने खुशी का इजहार किया, खुशामदीद, मेरी खुशकिस्मती। बैठक में आकर मैंने सरदार को कमांडर नसरुल्ला की आमद का बताया। पलवशा ने एक मर्तबा फिर चेहरे के गिर्द चादर लपेट ली। मेरी तरह सरदार को भी उसका ये फेल अजीब लगा था। वो पूछे बिना नहीं रह पाया था। चेहरा छुपाने की क्या जरूरत आन पड़ी। वो बड़े इत्मीनान से बोली, क्योंकि कमांडर नसरुल्ला मेरा उस्ताद है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पहचान ले। सरदार ने हैरानी से पूछा, उस्ताद? पलवशा ने जवाब देने से गुरेज किया, लंबी कहानी है। उसी वक्त कमांडर खाने के बर्तन लिए नमूदार हुआ। पलवशा नजर झुकाकर नीचे देखने लगी। सरदार से हाथ मिलाकर कमांडर नसरुल्ला ने उसकी जानिब भी हाथ बढ़ा दिया था। उससे हाथ मिलाते हुए भी पलवशा ने अपनी नजरें झुकाए रखी थी, लेकिन कमांडर नसरुल्ला ने उस बात पर ध्यान दिए बगैर कहने लगा, आप लोग खाना खाएं, मैं कहवा लेकर आता हूँ। मैंने कहा, आप भी हमारे साथ शामिल होना। उसने कहा, नहीं, मैं खा चुका हूँ, दिन का खाना मैं 10 बजे तक खा लेता हूँ। और वो बाहर निकल गया। पलवशा के जबड़ों में अभी तक दर्द हो रहा था। वो बमुश्किल आधी रोटी चबाकर पीछे हो गई। सरदार को भी मालूम था कि उसने खाने से क्यों हाथ खींचे हैं। खामखा की बदमजगी से बचने के लिए उसने पलवशा से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। हमारे खाना खाने तक कमांडर नसरुल्ला कहवा ले आया था। हमारे लिए प्यालियों में कहवा उंडेल कर उसने बर्तन समेटे और दोबारा बाहर निकल गया। उसके वापस आने तक हम कहवे की प्यालियां खाली कर चुके थे। उसने पूछा, कुछ और चाहिए? उसके अंदाज से जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पलवशा को पहचान गया है, इसीलिए वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। अब ये बात मुझे वाज़ेह नहीं थी कि आया वो पलवशा को बतौर पलू खान के जानता था या उसकी पलवशा वाली असलियत से वाकिफ था। अगर वो असलियत से वाकिफ होता तो कभी भी उससे हाथ न मिलाता। मैंने कहा, कुछ नहीं चाहिए, अलबत्ता ये अपने साथ लेते जाएं। मैंने अपने और सरदार के थैलों से क्लैशनकोफे निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दी। उसने पूछा, इनका क्या करना है? मैंने कहा, ये माले गनीमत है, हमने कबील खान के आदमियों से छीना है, मजीद कमांडर अब्दुल हक से पूछ लेना। उसने कहा, समझ गया। तीनों हथियार और कहवे के बर्तन उठाकर वो बैठक से निकल गया। चारपाई पर लंबा होते हुए मैंने सरदार को कहा, मुझे तो सख्त नींद आ रही है, अगर तुमने भी लेटना है तो दरवाजा अंदर से कुंडी कर देना। सरदार ने कहा, नहीं, हम जरा बाजार तक जा रहे हैं। ठीक है कहकर मैंने आंखें बंद कर ली और चंद लम्हों में मैं गहरी नींद सो गया। मेरी आंख दरवाजा खुलने की वजह से खुली थी। इससे पहले कि मैं उठकर आने वाले का जायजा लेता, मेरे कानों में सरदार की आवाज पड़ी। वो पलवशा को कोई बात कह रहा था। उठने का इरादा तर्क करके मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। चारपाई की चिरचिराहट के साथ पलवशा की आवाज उभरी, आपका दोस्त तो अभी तक नहीं जागा। सरदार बोला, सारी रात जागता रहा है, 5-6 घंटे तो सोएगा। पलवशा की आवाज में हैरानी थी, सारी रात क्यों जागता रहा है? सरदार ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा, मालूम नहीं। वो बोली, अच्छा भाई, मेरी दरखास्त पर गौर किया कि नहीं? वो बोला, देखो पलवशे, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें बता चुका हूँ, अगर ये मुमकिन होता तो मुझे भला क्या मसला था। वो बोली, इसमें नामुमकिन की क्या बात है? अगर आप कहें तो मैं आपके दोस्त से बात कर लेती हूँ, बल्कि मैं कबील खान की मौत के बाद इसे कत्ल करने का इरादा भी मुलतवी कर दूंगी। सरदार ने उसे झिड़का, तुम्हारी इन्हीं बातों से वो चिढ़ता है। वो बोली, भाई यकीन करो, मेरी वजह से आप लोगों को सहूलत ही मिलेगी। मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करूंगी। सरदार ने उसके इसरार से तंग आकर मौजू तब्दील करने की कोशिश की। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि कमांडर नसरुल्ला तुम्हारा उस्ताद कैसे हो गया? पलवशा ने इस मौजू से पहलू तही करना चाही।
भाई कहा तो था लंबी कहानी है। सरदार मुसिर हुआ तो मुख्तसर करके सुना दो। वो बोली, अबू जान कबील खान का लश्करी था। उस वक्त कबील खान असलहे और मनशियात की स्मगलिंग करता था। एक दिन उस खबीस की नजर मेरी बहन पर पड़ी। वो उस वक्त 17 साल की थी और खुद से 4 साल छोटे भाई के साथ बकरियां चरा रही थी। उस पर नजर पड़ते ही कबील खान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरी बहन को पकड़कर गाड़ी में डाल लें। 2 आदमियों ने मेरी मासूम बाजी को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में घुसेड़ दिया। भाई उस वक्त थोड़ी दूर खड़ा था। बाजी को बचाने के लिए वो दीवाना वार भागा। उसके करीब पहुंचते तक गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसने चलती गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, मगर एक जालिम ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। हमारी बदकिस्मती के नीचे गिरते हुए भाई का सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे सबसे पहले एक मोटर सवार ने देखा जो गांव से गुजरकर अंगूर अड्डे जा रहा था। भाई का लहूलुहान जिस्म देखते ही वो लोगों को इत्तला देने के लिए वापस पलटा, मगर जब तक लोग उसके पास पहुंचे वो बाकी नहीं रहा था। अबू जान उस वक्त पंजाब गए हुए थे। घर में मैं और अम्मी जान अकेली थी। लोग जब भाई की लाश उठाकर लाए तो घर पर गोया कयामत टूट पड़ी। भाई के मौत के साथ हमें बाजी के गायब होने की फिक्र खाई जा रही थी, और ये फिक्र अबू जान की वापसी से पहले एक और कयामत की सूरत में जाहिर हुई। भाई की मौत के चौथे दिन हमें बाजी की लाश भी मिल गई थी। इस तरह के मरने से पहले वो कई अफराद की दरिंदगी का शिकार हुई थी। अबू जान वापस आए तो कई दिन तक इस सदमे से बाहर ना सके। उसके बाद उन्होंने कातिल की तलाश की कोशिशें शुरू कर दी। कबील खान के मुहाफिजों में अबू जान का एक दोस्त शामिल था। उसने अबू जान को असल वाक़े की इतला दे दी। यूं भी अबू जान को पहले से कबील खान पर शक था, क्योंकि उसकी दरिंदगी का शिकार होने वाली बाजी पहली लड़की नहीं थी। इससे पहले भी कई लड़कियां उसकी हवस की भेंट चढ़ चुकी थीं। जवान बेटे की मौत और मासूम बेटी के साथ होने वाले दरिंदगी भरे सुलूक ने अबू जान को कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो क्लैशनकोफ उठाकर कबील खान के खिलाफ चढ़ दौड़े, मगर वो खबीस तैयार था। उसके मुहाफिजों ने अबू जान को उस तक पहुंचने के लिए जिंदा न छोड़ा, और यूं हमारा भरा पूरा घर एक जालिम की हवस का शिकार हो गया। मैं उस वक्त 9 साल की थी। मुझसे 2 छोटे भाई पैदा होने के साथ ही फौत हो गए थे। गोया अबू जान की वाहिद वारिस मैं थी। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त भी अम्मी जान उम्मीद से थी। हम अलाम खेल छोड़कर अपने रिश्ते के मामू के पास चले गए। उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से था। तहरीक तालिबान से मेरी मुराद मुजाहिदीन तालिबान से है। उस वक्त तक नकली और दहशतगर्द तालिबान अभी तक पैदा नहीं हुए थे। मामू जान जो अम्मी जान के चचाजाद भाई थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अम्मी जान ने मामू जान से दरखास्त की कि मुझे इस काबिल बना दें ताकि मैं अपने बाप, भाई और बाजी के कत्ल का बदला ले सकूं। अम्मी जान की वाहिद उम्मीद मैं ही थी। गो चंद माह बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक और भाई के तोहफे से नवाजा, मगर वो अभी तक 8 साल का बच्चा है। मामू जान ने साफ इनकार कर दिया कि मुजाहिदीन के कैंप में किसी लड़की को तरबियत नहीं दी जाती। तब अम्मी जान ने इल्तिजा की कि वो मुझे लड़के के रूप में साथ ले जाएं। हमारे साथ होने वाला जुल्म ऐसा नहीं था कि मामू जान अम्मी जान की इल्तिजा टाल सकते। वो मुझे लड़का बनाकर साथ ले गए। अब्बू जान, बाजी और भाई की मौत ने मुझे भी सरापा इंतकाम बना दिया था। मैं लड़का बनकर तरबियत हासिल करती रही। वहाँ हमें दीनी और दुनियावी तालीम के साथ लड़ने भिड़ने की तरबियत भी दी गई। कमांडर नसरुल्लाह साहब भी मेरे उस्तादों में थे। वो हमें मुख्तलिफ किस्म के हथियारों की तरबियत देते थे। पिछले 2-3 साल से मेरे अंदर बतदरीज ऐसी जिस्मानी तब्दीलियां वकूअ पजीर होने लगी कि मेरा मर्दों के दरमियान रहना मुश्किल हो गया था। अपने जिस्मानी खतूत छुपाने के लिए मुझे खुले लिबास का सहारा लेना पड़ता। हाथापाई की तरबियत से भी मैं एहतराज बरतने लगी थी, और अब 3 माह हो गए हैं कि मैंने मुजाहिदीन का कैंप छोड़कर घर चली गई हूँ। वो खबीस अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, जबकि मैं उसके खिलाफ अकेली हूँ। लड़के के रूप में मैंने उसके 2-3 करीबी मुहाफिजों से दोस्ती गांठ ली। उन्हीं की वसातत से मुझे उस खबीस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाती है। मुजाहिदीन के पास आने के बाद से मैं मुसलसल किसी मौके की तलाश में हूँ, और यही वजह है कि एक मजबूत सहारा समझते हुए मैं आपसे दरखास्त कर रही हूँ कि मुझे अपने साथ रहने दो। कम से कम कबील खान की दुश्मनी की मजबूत वजह हमारे दरमियान मुश्तरक है। मुकम्मल तफसील बताते हुए आखिर में वो अपनी पुरानी दरखास्त दोहराना नहीं भूली थी। सरदार ने मानी खेज लहजे में पूछा, हमारी कबील खान से दुश्मनी की वजह मालूम है? उसने नफी में कहा, नहीं। यूं भी मैं वजूहात की तलाश में वक्त बर्बाद नहीं करती। सरदार ने इंकशाफ करते हुए कहा, हमारा ताल्लुक पाक आर्मी से है और कबील खान एक दहशतगर्द है। उसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासिर से भी हैं। हमारी और उसकी दुश्मनी की वाहिद वजह यही है। क्या? उसके लहजे में हद दर्जे की हैरानी भरी थी। कहीं आप दोनों वही तो नहीं जिन्होंने पिछले दिनों कबील खान के 2 दर्जन से भी ज्यादा आदमियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ उसके सबसे अहम कमांडर रोशन खान को लंगड़ा कर दिया? सरदार ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम?
वो बोली बताया तो है, उसके चंद करीबी आदमियों से भी थोड़ी बहुत दोस्ती गांठ रखी है। गो वो भी मेरी शक्ल सूरत की वजह से नरम रवैया रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ न कुछ उगलवा लेती हूँ। और जहाँ तक कबील खान की हालिया हजीमत का ताल्लुक है, तो उससे तो आम लोग भी वाकिफ हैं। खासकर SS ने जो रोशन खान को जिंदगी की भीख दी थी, उसका तो बहुत चर्चा हुआ है। यकीनन SS आप ही होंगे, उसने आखिरी फिक्रा इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। सरदार ने कहा नहीं, SS मेरा दोस्त है। ऐसा कहते हुए सरदार के लहजे में शामिल फख्र का मादा उसके मुखलिस होने की निशानदही कर रहा था। उसे वाकई अपने दोस्त पर फख्र था। वो बोली आप अब भी अपने फैसले पर कायम हैं? सरदार ने कहा पलवशे, मैंने तुम्हें बहन कहा है, मुझसे जितना हो सकता मैंने कर दिया। यकीन मानो इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। मैं जीशान को खफा नहीं कर सकता। यूं भी अगर वो इस बारे में किसी सीनियर को मुत्तला कर दे तो मेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हवालात की भी हवा खानी पड़ेगी। वो बोली पता नहीं तुम्हारे दोस्त को मुझसे क्या चिढ़ है, अजीब अहमक इंसान है, मुझे बेगुनाह पीटता भी है और अब मूड भी वही बना रहा है। सरदार को यकीनन उसका अंदाज पसंद नहीं आया था। इस मौजू को रहने दो। वो बोली भाई खफा न हूं तो एक बात पूछूं? सरदार ने बगैर तरद्दुद के कहा पूछो। उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा क्या सारी लड़कियां माहीन की तरह होती हैं? सरदार हकला गया, तुम माहीन को कैसे जानती हो? खुद मैं भी हैरानी में डूब गया था। वो बोली कल आप दोनों मुझे सोया हुआ समझकर जो बातें कर रहे थे मैंने सारी सुन ली थी। आइंदा उर्दू में बात करते वक्त ये याद रखना कि मैं भी उर्दू जबान अच्छी तरह जानती हूँ। उसने कहा अच्छा अब इस मुताल्लिक जबान से एक लफ्ज न निकालना। तुमने सुबह चले जाना है और मैंने जीशान के साथ इकट्ठे रहना है। मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए। वो बोली सुबह नहीं भाई, मैं अभी रुखसत हो रही हूँ। मैंने सोचा था कि शायद हम मिलकर कबील खान को फना कर देंगे, लेकिन आप लोगों को मेरा साथ ही कबूल नहीं तो जबरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती। उसके लहजे में मायूसी कूट कूट कर भरी थी। सरदार ने कहा बहन अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें दूसरी बार कहने का मौका न देता। वो बोली ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। सरदार को कहकर वो मुझे मुखातिब हुई राजा जीशान हैदर साहब, खुश हो जाओ मैं जा रही हूँ। मैंने उसकी बात सुन ली मगर मैं सोता बना रहा। सरदार ने कहा पलवशे उसे जगाने की जरूरत नहीं। वो मुसर हुई नहीं भाई, मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसे मेरे जाने की कितनी खुशी होती है। ये कहते हुए उसने मेरे पाँव को पकड़कर हिलाया। मजबूरन मुझे उठने की अदाकारी करना पड़ी। चेहरे पर से चादर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। वो क्लैशनकोफ कंधे से लटकाए खड़ी थी। उसके बदन पर नया लिबास नजर आ रहा था। गालिबन वो कपड़े उसे सरदार ने खरीद कर दिए थे। वो बोली मोहतरम खुश हो जाएं, मैं वादे के मुताबिक जा रही हूँ। सरदार भाई ने मुझे नए कपड़े भी दिला दिए हैं और डॉक्टर से दवाई भी ले दी है। मैं जमाई लेता हुआ बोला मेरी खुशी दुगनी हो जाती अगर सरदार मुझे जगा कर ये खुशखबरी सुनाता कि आप तशरीफ ले जा चुकी हैं। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में कहा मुझे रोकोगे नहीं? लेकिन ये शरारत उसके लहजे तक महदूद थी। उसकी आंखों की गहराई में कोई और जज्बा पोशीदा था जिसकी तौजीह से मैं कासिर था। शायद ये इल्तिजा थी, उम्मीद थी, भरोसा था या कोई शिद्दत भरी ख्वाहिश थी। मैंने कहा मेरे रोकने से तुम रुक जाओगी? वो बोली कह कर देख लो। मैंने कहा ठीक है ना जाओ। उसके चेहरे पर मुसर्रत भरे आसार नमूदार हुए। लेकिन ये न समझना कि इस तरह मैं तुम्हें कत्ल करने का इरादा तर्क कर दूंगी। क्लैशनकोफ कंधे से उतार कर वो चारपाई पर बैठ गई। सरदार ने खफकी भरे लहजे में कहा मेरे कहने पर तो एक रात के लिए राजी नहीं हो रहे थे और पलवशा के कहने पर मुस्तकिल साथ रख लिया। मैंने एहसान झाड़ते हुए फौरन कहा हाँ क्योंकि तुम यही चाहते थे और मैं तुम्हें खफा नहीं कर सकता था। सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मेरी खफगी का, और मैंने उसे जवाब दिए बगैर दोबारा अपने मुंह पर चादर डाल ली। पलवशा सरदार को अपनी जाने मुतवज्जे करके दोबारा चहकने लगी। सरदार भी मेरे फैसले से खुश हो गया था। यकीनन वो उस मजलूम लड़की की मदद करना चाह रहा था। अचानक मेरे कानों में जोरदार धमाके की आवाज आई। मैं बेख्तियार उठ बैठा। सरदार ने फौरन कहा ले जी, कबील खान की बर्बादी का आगाज हो गया है। वैसे काफी जोरदार धमाका था कि आवाज यहाँ तक पहुँच गई। सरदार ने कहा बारूद ही इतना ज्यादा था, धमाका तो होना था। पलवशा ने खुशी का इजहार करने में देर नहीं लगाई थी। मुझे तो बहुत सुकून महसूस हो रहा है। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं एक बार फिर लेट गया और उनकी बातें सुनते सुनते ही मुझे नींद आ गई। शाम की अजान हो रही थी जब सरदार ने मुझे जगाया। राजे उठ जाओ यार, शाम की अजान हो रही है। और मैं अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। रात का खाना हमने लालटेन की रोशनी में खाया और खुशबूदार कहवा पीकर दोबारा लेट गए। सरदार और पलवशा तो चंद मिनट गपशप करके सो गए थे, लेकिन मुझे रात गए तक नींद ना आ सकी। मैं मौजूदा हालात पर गौर करता रहा। पलवशा जोर जबरदस्ती से हमारे साथ शामिल हो गई थी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे मजबूरन उसे साथ रहने की इजाजत देना पड़ गई थी। यूं भी वो उसी इलाके की थी और मुझे उम्मीद थी कि उसका साथ हमारे लिए फायदेमंद ही होना था। यूं ही पलवशा के बारे में सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम डी ब्लॉक जाने के लिए तैयार थे। नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कमांडर नसरुल्लाह ने कहा पल्लू खान कोशिश करना कि इन लोगों का साथ न छोड़ना। पलवशा ने घबरा कर कहा जी उस्ताद जी। उसका चेहरे के गिर्द चादर लपेटना काम नहीं आ सका था। कमांडर नसरुल्लाह ने उसे आसानी से पहचान लिया था। बेटे मैं तुमसे मुजाहिदीन का साथ छोड़ने की वजह तो नहीं पूछना चाहता, लेकिन इतना याद रखना जाती लड़ाई से ज्यादा अल्लाह पाक के रास्ते में लड़ने की अहमियत होती है। उसने इस बात में
सर हिला दिया। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद जी, लेकिन बाज औकात इंसान किसी के जुल्म और ज्यादती का ऐसा डसा होता है कि वो इंतकाम के अलावा किसी काम के काबिल नहीं रहता। वो बोले अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, और पलवशा के सर पर हाथ रखते हुए वो बाहर निकल गया। उसके साथ बात करते वक्त पलवशा का लहजा काफी भारी और मर्दाना सा महसूस हुआ था। यकीनन वो अपनी आवाज को भारी बनाकर बात कर रही थी। 9-10 साल की उम्र से वो लड़का बनकर रहती थी। इतनी मश्क तो उसे हो गई थी कि कोई उसे आवाज से न पहचान सके। अलबत्ता उसके नैन नक्श किसी के दिल में भी शक का बीज बो सकते थे। सरदार ने कमांडर नसरुल्लाह को बैठक से निकलते ही कहा, तुम्हारा चेहरा छुपाना तो किसी काम नहीं आ सका। वो बोली, भाई मैंने अपनी सी कोशिश तो की थी, लेकिन उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है, और मेरा ख्याल है उन्होंने मुझे कल ही पहचान लिया था। सरदार ने पूछा, क्या उन्हें ये मालूम है कि तुम लड़की हो? पलवशा ने नफी में सर हिलाया, नहीं। सरदार मुझे मुखातिब होकर बोला, पलवशा बहन ने मुजाहिदीन के साथ लड़का बनकर तरबियत हासिल की है और कमांडर नसरुल्लाह उसका उस्ताद है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मुझे इस औरत के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो कहाँ खामोश रहने वाली थी, फौरन बोल उठी, मैं औरत नहीं लड़की हूँ, बल्कि तुम जैसों के लिए तो लड़का हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लड़कियां तुम्हारी तरह बदशक्ल नहीं होती। वो बोली, अच्छा परसों गार में तो तुम कुछ और फरमा रहे थे कि मेरे चेहरे पर तुम्हें अपनी तीनों पसंदीदा तरीन खवातीन की झलक नजर आ रही थी, बल्कि उनसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बगैर लगी लिपटी रखे वो उस दिन की बात उगलते हुए सरदार की तरफ मुड़ी, भाई इसने ऐसा ही कुछ कहा था ना? सरदार कहका लगाकर हंसा, हाँ कुछ ऐसा ही। चलो। खिसियाते हुए मैंने अपना सफरी थैला कंधों से लटकाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। इस चालाक और बेबाक लड़की की बातों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। लिहाज रखना तो उसे आता ही नहीं था। उसने शोखी भरे लहजे में पूछा, वैसे सच बताओ राजा साहब, उस वक्त झूठ बोल रहे थे या अभी? मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए चलता रहा। सरदार ने मौजू तब्दील करते हुए पूछा, वैसे यहाँ से अलाम खेल के लिए गाड़ी तो मिल जाती होगी? यकीनन वो नहीं चाहता था कि मैं पलवशा की बातों पर गुस्सा खाकर कोई उल्टा सीधा बोल बोलूं या उसे साथ रखने के फैसले में तरमीम कर दूं। वो बोली, जी भाई, न सिर्फ अलाम खेल के लिए बल्कि वाना, डाबर मियानी, देर जवाल, रिग़-ई शालूम वगैरह के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। अंगूर अड्डे से वैगन में बैठकर हम अलाम खेल रवाना हुए। मेरा इरादा था कि उसे खिड़की वाली तरफ बिठाकर उसके साथ सरदार को बैठने को कहूंगा, मगर मेरे कहने के बावजूद उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पहले तुम बैठो। और मैं खिड़की के पास बैठते ही वो सरदार से पहले अंदर घुसकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे जहन में सरदार की कही हुई बातें ताजा हो गई थी कि मुझे लगता है कि पलवशा तुम्हारी जात में खासी दिलचस्पी ले रही है, और मैंने ये सुनकर उसे झिड़क दिया था। लेकिन अब उसका मेरे साथ बैठने में दिलचस्पी लेने ने मुझे सरदार की कही हुई बात सोचने पर मजबूर कर दिया। गाड़ी चलने के बाद मैंने महसूस किया कि वो बिल्कुल मेरे साथ चिपकी बैठी है, लेकिन मैंने इस बारे में मुंह खोलने की बजाय बाहर का नजारा करता रहा। इस इलाके को ज्यादा से ज्यादा पहचानना जरूरी था। अलाम खेल पहुंचने से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले वो सरदार को दबे लहजे में मुखातिब हुई, ये वो जगह है भाई जहाँ वो वाकया पेश आया था। करके सरदार ने मजीद तबसरा करने से गुरेज किया। अलाम खेल में उतरते ही मैंने सरदार को कहा, वैसे बेहतर तो यही होगा कि ये यहीं रुककर हमारी वापसी का इंतजार करें। सरदार के कुछ कहने से पहले उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर जरा भी एतमाद नहीं। अपनी कही हुई बात से फिरने के लिए तुम जरा भी देर नहीं लगाते। क्या पता वापस आते हुए तुम मुझसे छुप कर निकल जाओ। मैंने बिगड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है हमने तुम्हें साथ रखने का ना तो मुआवजा लिया है और ना वादा किया है, फिर इस धूस जमाने का मतलब? वो तुर्की ब तुर्की बोली, तो ये मुआवजा कम है कि एक लड़की तुम जैसे सड़ियल के साथ रह रही है। सरदार ने उसे कड़े तेवरों से घूरा पलवशे, मगर उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। मैंने कहा, तुम्हें मजलूम समझना ही मेरी गलती थी, और मैंने मतलूबा समत कदम बढ़ा दिए। वो बोली, चलो अपनी कोई गलती तो तुमने तस्लीम कर ली। उसने मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। डी ब्लॉक से वहाँ आते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, क्योंकि हम मुसलसल नशेब में चलते आए थे। अब वहाँ तक जाते हुए बुलंदी का सफर तय करना था, जो बिलाशुबा मुश्किल था। पलवशा मकामी थी और पहाड़ी इलाके में चलने फिरने का उसका तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा था। उसके उठते कदम देखकर लगता ही नहीं था कि वो चढ़ाई पर चढ़ रही है। वो हमसे चंद कदम आगे थी और हमारे लिए उसे कई मर्तबा अपने कदमों की रफ्तार कम करना पड़ी। सरदार का सफरी थैला उसने जबरदस्ती उससे लेकर अपने कंधों पर डाल लिया था। डी ब्लॉक के नीचे से गुजरने वाले नाले में पहुंचकर हमने हाथ लहरा कर ड्यूटी पर मौजूद संतरी को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और फिर आखिरी चढ़ाई चढ़ने लगे। दरमियान तक तो पलवशा हमसे आगे आगे रही, लेकिन उसके बाद जानबूझकर हमारे अकब में चलने लगी। संतरी के पोस्ट से थोड़ा दूर ही हमें रोक दिया था। थोड़ी देर बाद हम शनाख्त का मरहला तय करके पोस्ट कमांडर के बंकर में बैठे थे। अब तक वही पिछला पोस्ट कमांडर ही वहाँ मौजूद था, इसलिए हम तारुफ वगैरह की जहमत से बच गए थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गया। आपका राइफल का एमुनिशन पहुंच गया है और औरंगजेब साहब ने कहा है कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं जीशान को कहना मुझसे बात कर ले। मैंने पूछा, फोन पर?
पोस्ट कमांडर ने कहा, जी हाँ, आई कॉम की रेंज से तो वो बाहर हैं। मेरे बात कराओ कहने पर उसने फोन का रिसीवर उठाया और सिफर डायल करके कहने लगा, मेजर औरंगजेब को लाइन पर ले आओ, उन्हें कहो जीशान ने बात करनी है। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर रिसीवर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर लेते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, जीशान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जवान? औरंगजेब साहब की आवाज में मुझे परेशानी की झलक नजर आ रही थी। मैंने हशाश बशाश लहजे में कहा, ठीक हूँ सर। उन्होंने पूछा, और सरदार? मैंने कहा, वो भी ठीक ठाक है। वो बोले, तुम लोगों ने अल्फा 2 से राब्ता क्यों नहीं किया? मैंने कहा, जरूरत ही पेश नहीं आई, बल्कि साफ कहूँ तो हमें ख्याल ही नहीं आया था। वो बोले, देखो जीशान, अगर मैंने तुम्हें राब्ता नंबर दिया था तो इसका मकसद था तुम्हें रोजाना कम से कम एक बार तो उसे अपनी खैरियत से आगाह करना था। औरंगजेब साहब के लहजे में शामिल परेशानी से मेरा दिल हौलने लगा था। मैंने होंठ काटते हुए कहा, सर मैं माजरत खा हूँ, आइंदा ख्याल रखेंगे। वो बोले, सरदार की बीवी वज़ाए हमल में जांबर न रह सकी, आज उसे गुजरे हुए तीसरा दिन है, अलबत्ता नौमौलूद ठीक ठाक है। मेरी आवाज लड़खड़ा गई। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले, मुझे परसों ही तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर ने फोन पर ये अफसोसनाक खबर सुनाई और मैंने उसी वक्त अल्फा 2 को ये पैगाम दे दिया कि तुम्हें वापसी का हुक्म सुना दे। बहरहाल जो होना हो उसे किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। तुम बस ये ख्याल रखना कि उसे घर जाने से पहले ये बात पता नहीं चलनी चाहिए और उसे वाना तक भी छोड़ाऊं। मैंने कहा, ठीक है सर। उसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो बोले, जीशान मुझे अफसोस है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। मैंने कहा, जी सर। वो बोले, अगर तुम भी छुट्टी जाना चाहो तो? मैंने कहा, फिलहाल तो नहीं सर। वो बोले, ठीक है, मजीद बातों का वक्त नहीं, मैं इस वक्त वाना में हूँ, बाकी बातें इकट्ठे बैठ कर करेंगे, फी अमानिल्लाह। मैंने रिसीवर रख कर एक गहरा सांस लिया और फिर होंठों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट बखेरता हुआ सरदार को बोला, खान साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो खुशी से उछल पड़ा। सच में? मैंने कहा, हाँ यार, और दूसरी खुशखबरी ये है कि तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है। उसने मुसरत भरे अंदाज में कहा, शुक्रिया यार, लेकिन तुम फोन पर तो यूं बात कर रहे थे जैसे कोई अफसोसनाक वाकया हो गया है। मैंने मजाहिया अंदाज अपनाते हुए कहा, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या होगी कि एक और सरदार दुनिया में आ गया है। मगर मेरे दिल की जो हालत थी उसके बारे में सिर्फ मेरा रब ही जानता था। वो औरत जिसे मैंने आज तक देखा नहीं था लेकिन उसे अपनी बहन की तरह समझता था, यकीनन उसकी किस्मत में अपने महबूब शौहर की बेवफाई देखना नहीं लिखा था। यही वजह थी कि वो लीजोना की आमद से पहले ही अपने शौहर से दूर चली गई थी। सरदार ने बेसब्री से कहा, मेरा ख्याल है हमें अभी निकलना चाहिए, यहाँ से शिकई तक काफी देर लग जाएगी। मैंने कहा। पलवशा ने फौरन पूछा, शिकई क्यों? मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो ये वाना हेलीकॉप्टर में उड़कर जाएगा क्या? वो महसूस किए बगैर बोली, मालूम है कितनी चढ़ाइयां तय करके वहां तक जाना पड़ता है, उस तरफ से जाते हुए 2 दिन लग जाएंगे। सरदार ने परेशानी जाहिर की, तो फिर क्या करें? वो